गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। आज हमारा जो टॉपिक है वह है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आग लगती है तो तीन चीजों का नुकसान होता है अदर देन स्टॉक। स्टॉक का नुकसान तो हमने कवर कर लिया, इसके अलावा तीन और चीजों का नुकसान होता है। उन तीनों चीजों को कवर करने के लिए एक अलग पॉलिसी आती है जिसे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बोलते हैं। कौन कौन सी तीन चीजों का नुकसान होता है अदर देन स्टॉक? एक, कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा था अब वो नहीं होगा, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट ड्यू टू फायर। जो नेट प्रॉफिट हो रहा था, अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू होता तो आपको जो प्रॉफिट मिल रहा होता वो आपको अब नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा, कुछ खर्चे जो आप अपने रेवेन्यू से कवर कर रहे थे फिक्स, वो अपनी जेब से चार्ज करने पड़ेंगे। अब आपको कुछ वो जेब से पे करने पड़ेंगे। पहले तो क्या हो रहा था, इनकम आ रही थी, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप फिक्स खर्चे पे कर देते थे, आपको अपनी जेब से कुछ नहीं पे करना पड़ रहा था। तो अब वो खर्चे आग लगने से वो तो कम नहीं हुए होंगे ना, स्टैंडिंग चार्जेस हैं तो वो तो पे करने ही पड़े होंगे। और तीसरा ये है कि कुछ आपको एडिशनल एक्सपेंडिचर भी इनकर करने पड़े होंगे। आग लगी है तो उस आग लगे जो उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ एडिशनल खर्चे भी आपको करने होंगे। तो आग लगने से इन तीन और नुकसानों को कवर करने के लिए जो प्रॉफिट ली जाए पॉलिसी ली जाती है उसे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बोलते हैं। आपको सुनने में लगता होगा कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बेसिकली प्रॉफिट के लॉस को कवर करती है। ऐसा नहीं है। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी इन तीनों नुकसानों को जो आग लगने की वजह से हुए उनको कवर करती है, जिसमें आपका नेट प्रॉफिट भी कवर हो जाता है जो अदरवाइज होना चाहिए था, इस बार हुआ नहीं क्योंकि आग लग गई है। दूसरा ये कि आपको जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस हैं, वो तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ आग लग रहे ना लगे वो तो पे करने ही पड़े। तो पहले वो रेवेन्यू में से पे कर देते थे, ग्रॉस प्रॉफिट में से पे हो जाता था, अब वो अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, उसका नुकसान हो गया। और तीसरा, हो सकता है कि आग लगने की वजह से उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए, कवर करने के लिए आप कुछ एडिशनल खर्चे भी कवर करने पड़े, तो तीसरा नुकसान ये हो जाएगा। इन तीनों नुकसान को कवर करने के लिए हम जो पॉलिसी लेते हैं उसे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या करनी है? अगर मैं ये बोलूं कि मुझे यहां पे जीपी का नुकसान हो रहा है, एक मिनट, अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों को अगर मैं ध्यान से जोड़ूं तो आप कह सकते हो कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान हुआ, कह सकते हो। देखो, आपका नेट प्रॉफिट का नुकसान हो गया और आपके स्टैंडिंग चार्जेस का नुकसान हो गया। तो ये जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं और जो ये नेट प्रॉफिट है दोनों जीपी से ही पैदा होता है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, अगर आप ये पीएनएल बनाते हो, एक नॉर्मल पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, मान लीजिए 1 लाख का, और आपने परचेज की 10 लाख की, और बाय सेल आपकी होगी 12 लाख की। टू एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने किए 1 लाख के, बाय क्लोजिंग स्टॉक है मान लीजिए 2 लाख का। टू जीपी होगा, बताइए जीपी कितना आया, देखना जरा। हाँ जी, 2 लाख का जीपी हुआ। एक काम करो या 15 कर लो, 5 लाख का जीपी हो गया। बाय जीपी 5 लाख, टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस 3 लाख, टू नेट प्रॉफिट 2 लाख। अब मान लीजिए आग लग जाती है और उसका इफेक्ट पूरे साल में होता है, तो आपकी सेल नहीं होगी, उसका प्रभाव जो है वो पूरे साल हो जाता है। और
आग लगने की वजह से सेल जीरो हो जाती है। तो आपको दो नुकसान हुए, एक ये वाला नुकसान हुआ, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और ये वाले खर्चे आप अपनी जेब से पे करोगे। दो नुकसान हुआ ना, एक तो आपका 2 लाख का प्रॉफिट का नुकसान हो गया, और दूसरा नुकसान ये हो गया फिक्स एक्सपेंसेस जो आप अपनी जेब से पे करोगे। इन दोनों को अगर मैं बोलूं कि मुझे जीपी का नुकसान हो गया तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो अगर सेल नहीं होगी, अच्छा ये नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि सेल नहीं हुई, सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट नहीं आया तो फिक्स खर्चे जेब से पड़ने पड़ गए। तो हम यहां पर हम बोलते हैं कि हमें आग लगने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट के नुकसान को कवर करना है, और इन रियलिटी ग्रॉस प्रॉफिट के नुकसान को कवर करने का मतलब होता है कि फिक्स एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट को कवर करना है। इंश्योरेंस क्लेम इन दोनों खर्चों के लिए मिलता है, प्लस एडिशनल अगर आपने कुछ किए उसका भी क्लेम मिलता है। लेकिन मान लीजिए मैं उसको चेंज कर देता हूं टू सेलिंग एक्सपेंसेस, मान लीजिए 1 लाख, 1 लाख हो गया। अब जो आपका लॉस है जीपी के बराबर का नहीं है, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस नॉट इंश्योर्ड होते हैं। मान लीजिए नॉट इंश्योर्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस वैसे भी वेरिएबल होते हैं, फिक्स होते ही नहीं है, तो हुए ही नहीं होंगे, इनका नुकसान तो हुआ ही नहीं होगा। तो मैं अगर बोलूं कि मुझे जीपी के बराबर का नुकसान होगा तो यहां पर यह बात सही नहीं है, यहां पर यह बात सही नहीं है। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में कौन से लॉस को कवर किया जाता है। दो ही लॉस को कवर किया जाता है, एक नेट प्रॉफिट को, एक फिक्स एक्सपेंसेस को। तो आप ये कह सकते हो कि जीपी के लॉस को कवर किया जा रहा है, बट नॉट ऑलवेज। इस केस में आप ये कह नहीं सकते कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में जीपी के लॉस को कवर किया जाता है, ऐसा यहां नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर जीपी और इन दोनों का जोड़ डिफरेंट है। लेकिन इससे पहले वाले केस में कह सकते थे, अगर मैं यहां ले रहा हूं, इसको हटा देता हूं यहां से और यहां 2 लाख कर देता हूं, तो आप कह सकते हो कि मैं जीपी के लॉस को कवर कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको। अब सेम एक पी एंड एल और है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां आ गया टू ओपनिंग स्टॉक, एक लाख, परचेज 10 लाख, बाय सेल 15 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 2 लाख, टू जीपी 5 लाख, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 6 आएगा, 6 लाख, टू फिक्स एक्सपेंसेस अनइंश्योर्ड, ठीक है जी, टू फिक्स एक्सपेंसेस इंश्योर्ड टू नेट प्रॉफिट। ये 1 लाख है, ये 2 लाख है, और यहां पर आ गया 3 लाख। अब आग लग गई तो नुकसान क्या हुआ, इसका नुकसान हो गया, पल्ले से भरना पड़ेगा। स्टॉक नुकसान तो हुआ ही हुआ है, वो तो हमने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में कवर कर ही लेंगे, लेकिन स्टॉक के लॉस के अलावा नुकसान होगा, ये पल्ले से भरना पड़ेगा। ये भी नुकसान हो गया जो अदरवाइज हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए था, क्योंकि आग लगने से सेल नहीं हुई, जब सेल नहीं हुई तो इन चीजों को का नुकसान हो गया। तो अब आप देखिए, अगर मैं बोलूं कि मुझे इतने का नुकसान होता है, लेकिन मैंने कवरेज सिर्फ इसी दो चीजों की ली है, नुकसान मुझे ज्यादा का हुआ, बट मैंने सारे नुकसान की इंश्योरेंस नहीं करवा रखी है। तो जिन खर्चों को मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया, वो उसका नुकसान कंपनी मुझे देगी नहीं, हालांकि मुझे नुकसान उसका हुआ है। उसे बोलते हैं अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स खर्चे जिसकी आपने बीमा नहीं करवा रखा, जिसकी आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई है। यानी कि ये वो नुकसान है जो हुआ तो है, लेकिन मुझे अपने पल्ले, मेरे पल्ले पड़ गया, ये इंश्योरेंस कंपनी इसको कंपनसेट नहीं करेगी।
अब नुकसान इसको कवर किया जाएगा, तो क्या ये जीपी के लॉस के बराबर है? बिल्कुल जीपी के लॉस के बराबर है, लेकिन कंपनसेशन नॉट इक्वल टू जीपी। कंपनसेशन हमें 5 लाख का मिलेगा, लॉस जीपी के बराबर हुआ है। लॉस जीपी के बराबर हुआ है, लेकिन जो कंपनसेशन मिल रहा है वो सिर्फ 5 लाख का मिलेगा, क्योंकि आपने इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस फिक्स नेट प्रॉफिट को ही इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम में कवर करना है। तो अब यहां पर भी आप ये नहीं बोल सकते कि नुकसान जीपी के बराबर है, ठीक है? क्या बोल सकते हो? तो यहां पर ये वाला जीपी नुकसान को कवर नहीं करेगा। क्लियर? तीसरा केस और ले लेते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि नुकसान का मतलब क्या है। क्या नुकसान है? मतलब हो सकता है इतने को कवर करवाया, इस केस में नुकसान जीपी के बराबर है, 6 लाख का नुकसान हो रहा है मुझे, लेकिन सारा नुकसान कवर नहीं कर रहा। तो मैं सिर्फ अगर जीपी रेशियो निकाल लूं तो उससे मुझे नुकसान का पता चल जाएगा, नुकसान का पता जरूर चल जाएगा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि कवरेज कितने की है। यहां पर जीपी रेशियो निकाल लूं तो नुकसान का पता चल जाएगा, नुकसान का और कवरेज भी बराबर है, इक्वल टू जीपी। यहां पर जो नुकसान है वो जीपी के बराबर हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर हो रहा है, लेकिन जो कवरेज है वो कम है। इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम देगी वो कम देगी। एक और केस ले लेते हैं। ये सारा खेल ना लॉस ऑफ सेल की हो रहा है। अगर नुकसान अगर सेल हो जाए तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एक और केस ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक, एक लाख, टू परचेज 10 लाख, बाय सेल 15 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, टू ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख हुआ, ठीक। उसके बाद बाय जीपी 6 लाख, टू सेलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, टू फिक्स्ड अनइंश्योर्ड 1 लाख, टू फिक्स्ड इंश्योर्ड 2 लाख, टू नेट प्रॉफिट 2 लाख। अब अगर आग लगती है और सेल नहीं होती है तो भाई ये खर्चा तो हुआ ही नहीं, ये होगा ही नहीं, तो यहां लॉस जीपी के बराबर ही नहीं है। पिछले में लॉस जीपी के बराबर था बट कंपनसेशन पूरा नहीं मिलेगा, यहां लॉस भी जीपी के बराबर था बट यह कंपनसेशन पूरा मिल जाएगा। यहां सेकंड केस में लॉस जीपी के बराबर है आग लगने की वजह से, लेकिन कंपनसेशन पूरा नहीं मिलेगा। और तीसरे केस में यहां पर जो लॉस है वो जीपी के बराबर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सेलिंग तो किए ही नहीं, ये तो वेरिएबल होते हैं। जब सेल ही नहीं हुई तो सेलिंग एक्सपेंसेस कहां से हो जाएंगे? तो यहां पर जो लॉस है जीपी के बराबर का नहीं है, लॉस इन तीनों का होगा, कवरेज इन दोनों की होगी। इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम देगी वो इन दोनों खर्चों के हिसाब से देगी, नुकसान इन तीनों का हुआ है, यहां पर जो नुकसान है जीपी के बराबर नहीं है। तो मैं ये 3 केस में ये बताना चाह रहा हूं कि जब आग लगती है तो सेल का नुकसान होता है, सेल की वजह से नुकसान जनरली जीपी के बराबर हो जाता है, क्योंकि स्टैंडिंग चार्जेस पल्ले से भरने पड़ जाते हैं और प्रॉफिट होता नहीं है। लेकिन नॉट ऑलवेज, अगर आप ये कहो कि हमेशा जीपी के बराबर का नुकसान हो रहा है आग लगने की वजह से, उसका कंपनसेशन चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इन 2 केसेस में जीपी के बराबर का लॉस हुआ है। पहले केस में जो आपको आग लगी और ये सेल नहीं हुई,
उससे आपको ये फिक्स एक्सपेंसेस पल्ले से भरने पड़ गए और आपको प्रॉफिट नहीं मिला और ये 5 लाख का नुकसान हुआ और जीपी 5 लाख है। ठीक है, इसका मतलब लॉस इक्वल टू जीपी और क्लेम भी इक्वल टू जीपी मिलेगा। यहां लॉस इक्वल टू जीपी है बट क्लेम इक्वल टू जीपी नहीं मिलेगा। क्लेम कब मिलेगा? हमें अलग जीपी निकालनी पड़ेगी। यहां पर यहां लॉस जीपी के बराबर का है ही नहीं है, या क्लेम के लिए अलग रेशियो निकालनी पड़ेगी और फिर हम लोग क्लेम कर पाएंगे। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बेसिकली 3 खर्चों को कवर करती है। एक प्रॉफिट के नुकसान को, एक स्टैंडिंग चार्जेस को अगर वो आपने इंश्योर्ड करवा रखे हैं, और तीसरा अगर कोई एडिशनल खर्चा है उसका क्लेम देती है। एडिशनल खर्चा यहां मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो बाद में करेंगे। तो सवाल आता है कि हम क्लेम कैलकुलेट कैसे करें। क्लेम कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लॉस को तो कैलकुलेट कर लें कितना हुआ। लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि सेल का कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जब तक सेल का नुकसान नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये सारा नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि सेल नहीं हुई है। अगर सेल होता तो जीपी आ जाता, और जीपी आता तो हमें स्टैंडिंग चार्जेस भी कवर हो जाते और हमें प्रॉफिट भी मिल जाता। तो जितना सेल का नुकसान हुआ है उसी प्रपोर्शन में हमें प्रॉफिट का नुकसान हुआ है और उसी प्रपोर्शन में हमें फिक्स खर्चों का नुकसान हुआ है, तो वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यहां पर होगा कि आग लगने की वजह से सेल का कितना नुकसान हुआ है। इसलिए पहला स्टेप शॉर्ट सेल निकालना होता है। ठीक है जी, पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल की आग लगने की वजह से सेल नुकसान कितना हुआ, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, ये हमारा पहला स्टेप होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में, कि हमें ये देखना है कि हमें सेल का नुकसान कितना हुआ। कैसे निकालोगे? देखो स्टैंडर्ड टर्नओवर लेंगे। नाउ व्हाट डज स्टैंडर्ड टर्नओवर मींस? क्या आप बता सकते हो स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या है? याद है? देखो 1/4/19, 1/4/20, 31/3/21। अब मान लीजिए यहां पर आग लग जाती है, यहां पर 1/7/20 को, उसका जो इफेक्ट रहता है 1/10/20 तक रहता है। आग लगी यहां पर, इसे बोलते पीरियड ऑफ इंडेमिनिटी, जब नुकसान हुआ। अब इस पीरियड में सेल का कितना नुकसान हुआ जानने के लिए हमें इस सेम पीरियड की सेल पिछले साल देखनी पड़ेगी। 1/7/19, 1/10/19, इस सेल को देखना पड़ेगा। यानी कि ये वाली जो सेल है ये स्टैंडर्ड टर्नओवर है, पिछले साल वाली, ये वाली स्टैंडर्ड टर्नओवर है, जो सेम पीरियड को बिलोंग करती है प्रीवियस ईयर। इसको देख के अंदाजा लगा पाएंगे कि हमें सेल का कितना नुकसान हुआ। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड टर्नओवर निकाला कि इस पीरियड के दौरान स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना था। उसमें हम लोगों ने देखा कि ट्रेंड कितना होना चाहिए था। ट्रेंड का मतलब होता है कि क्या वो सेल बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। ट्रेंड जोड़ के हमने ये वाली सेल का अंदाजा लगा लिया कि इतनी सेल होनी चाहिए थी इस पीरियड के दौरान में, और माइनस कर देंगे कितनी हुई है, तो डिफरेंस आ जाएगा कि कितनी सेल का नुकसान हुआ है। कैसे निकाला दोबारा बता देता हूं। हमने पहले अंदाजा लगाया कि सेम पीरियड, जिस पीरियड में आग लगी है पिछले साल, उस पीरियड में सेल कितनी हुई थी। शॉर्ट सेल कैसे पता चलेगी? पहले अंदाजा तो लगाए ना कि आग लगती तो सेल कितनी होनी चाहिए, और फिर कितनी हुई उसके साथ जब आप कंपेयर करोगे यू टू नो कि शॉर्ट सेल कितनी है। तो आपने पहले उसी पीरियड में सेल देख ली, स्टैंडर्ड टर्नओवर देख लिया। इसमें जब आप ट्रेंड प्लस या माइनस करोगे यू गेट दिस सेल, और इसमें से फिर आपकी जो एक्चुअल सेल हुई है ना उस पीरियड में वो माइनस कर दो, आपको ये पता चल जाएगा कि सेल का नुकसान कितना हुआ है, दैट्स यू गेट शॉर्ट सेल। ठीक है, अब सेल की वजह से नुकसान हो गया। जीपी रेशियो इंडिकेट करेगी कितना नुकसान हुआ। तो ये जीपी रेशियो वो वाली जीपी रेशियो नहीं है, हम ये जीपी रेशियो को अलग से निकाल, उससे जाके पता चलेगा। तो पहला स्टेप आपका शॉर्ट सेल निकालने का हो गया।
ये देखिए शॉर्ट सेल निकाल ली आपने, ये सेल आपकी पिछले साल सेम पीरियड में हुई थी। इसमें जब आप ट्रेंड प्लस माइनस करोगे तो आपको उम्मीद थी कि ये जो सेल इस बार होगी वो इतनी होगी, लेकिन एक्चुअल में जो सेल हुई वो ये वाली थी। जब माइनस किया तो इतनी सेल का नुकसान हुआ। अब सेल का नुकसान से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन सेल के नुकसान होने से दो नुकसान होते हैं कि एक तो जीपी रेशियो, एक तो आपको फिक्स खर्चे अपनी जेब से भरने पड़ते हैं, और दूसरा आपको नेट प्रॉफिट का नुकसान हो जाता है। तो हम वो नुकसान सेल के किस रेशियो में वो निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पिछले साल का फिगर उठा लेंगे, प्रीवियस ईयर की फिगर, रेशियो उठा लेते हैं कि सेल की रेशियो में प्रीवियस ईयर सेल पिछले साल नेट प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ था, पिछले साल सेल के मुकाबले में नेट प्रॉफिट कितना था, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने थे। तो सेल की प्रपोर्शन में हमारे नुकसान की रेशियो निकाल ली कि अगर आग नहीं हो, अगर आग लगेगी तो सेल का नुकसान होगा, और सेल के नुकसान होने से इन दोनों खर्चों का हमारा नुकसान होगा। इसकी एक रेशियो निकाल लेते हैं। इससे में पता चल जाता है कि पर रुपी ऑफ सेल हमें नुकसान कितना कंपनसेट किया जाएगा। तो वो रेशियो को हम जीपी रेशियो बोल देते हैं, इसी को हम जीपी रेशियो बोलते हैं। ये वो वाली जीपी रेशियो नहीं है जो ग्रॉस प्रॉफिट है। क्यों नहीं है, मैंने बता दिया। हो सकता है तो इस केस में तो सेम ही होगी, पहले केस में यही होगी। जीपी रेशियो इंडिकेट की कितना नुकसान हो रहा है, सेल के प्रपोर्शन में नुकसान की रेशियो। दूसरे में नहीं होगी और तीसरे में भी ये जीपी रेशियो सेम नहीं होगी, क्योंकि दूसरे केस में नुकसान जीपी के बराबर नहीं है, और दूसरे केस में नुकसान जीपी के बराबर पर कंपनसेशन जीपी के बराबर नहीं मिलेगा। तीसरे केस में नुकसान जीपी के बराबर ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो जीपी रेशियो है वो नुकसान की रेशियो है सेल के कंपैरिजन में, तो ये नॉर्मल जीपी रेशियो नहीं है। ठीक है, तो पहला हमें लॉस ऑफ सेल कितना हुआ, दूसरे स्टेप में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें सेल के प्रपोर्शन में नुकसान की रेशियो क्या है, उसे हम जीपी रेशियो बोल देते हैं। हालांकि ये जीपी रेशियो ओरिजिनल जीपी रेशियो के बराबर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इस केस में बराबर है और इन दोनों केसेस में नहीं बराबर है। क्लियर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बराबर ही मानेंगे ना, उस केस में हम जीपी रेशियो को बराबर मान लेंगे। हम बोलेंगे कि जीपी रेशियो निकालो, जीपी रेशियो इंडिकेट की नुकसान सेल के प्रपोर्शन में कितना हुआ है। बट सेकंड और थर्ड केस में नॉर्मल जीपी रेशियो इंडिकेट नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें उसको अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो सेकंड स्टेप हमारा जीपी रेशियो कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ लॉस टू सेल, ये सेकंड स्टेप हमारा। स्टेप वन सेल का नुकसान कितना हुआ है, और स्टेप टू हमें कितना नुकसान हुआ है, जीपी का नुकसान कितना हुआ है। इसके दो ऑल्टरनेटिव है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की रेशियो है, लॉस की रेशियो है, लॉस फिक्स कॉस्ट स्टैंडिंग एंड नेट प्रॉफिट टू सेल की रेशियो है ये। इसके दो ऑल्टरनेटिव है। एक तरीका तो अच्छा प्रीवियस ईयर की सेल ले लो, क्योंकि पिछले साल के सारी चीजें अवेलेबल होंगी, करंट ईयर का उठा के कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक, पिछले साल सेल ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस पिछले साल नेट प्रॉफिट कितना हुआ था और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हुए थे, इन दोनों की अगर आप रेशियो ले लो तो हमें पता चल जाएगा कि सेल के कंपैरिजन में लॉस की रेशियो क्या है। इसको आप सेकंड ऑल्टरनेटिव से भी निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हटा देते हो तो भी आपको ये दोनों चीजें बराबर ही आ रहेंगी। एक ही बात है ना, मैंने बता दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट में से अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हटा दो। हाँ, अगर सेलिंग एक्सपेंसेस वो भी हटा दो, सेलिंग एक्सपेंसेस तो वेरिएबल होते हैं, उसको भी हटा देंगे, तो आपका ये दोनों बराबर होगा। किसी भी ऑल्टरनेटिव से निकाल लीजिए तो हमारे पास लॉस की रेशियो आ जाएगी। देखो, सेल का नुकसान पता लग गया, लॉस की रेशियो पता लगी। अब उस सेल से उस लॉस की रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस का नुकसान कितना हुआ है। स्टेप नंबर 3, ये नोट बाद में पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है, स्टेप नंबर 3, पहले जनरल आइडिया ले लेते हैं कि स्टेप देंगे।
कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट प्लस इंस्टोर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ड्यू टू शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो, रेशियो ऑफ लॉस टू सेल मल्टीप्लाई करोगे तो इतने का नुकसान हो गया, क्योंकि लॉस क्योंकि सेल नहीं हुई और सेल ना होने की वजह से इतने रुपीस का नुकसान हो गया। हम नुकसान कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आग लगने की वजह से एडिशनल खर्चे भी कर देंगे, कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी उस एडिशनल खर्चों का क्लेम भी देने को तैयार है। आपको याद है फायर इंश्योरेंस कंपनी देती है, तो वो भी एडिशनल था, ये भी एडिशनल है। तो यहां पर भी है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भाई अगर आप आग लगने के लॉस आपको कम करना के लिए कुछ खर्चा कर रहे हो तो हम उसका क्लेम देने को तैयार है। तो वो भी उसका जो लॉ क्लेम मिलेगा, उसका जो लॉस होगा वो भी इसमें ऐड होगा। तो एडिशनल खर्चों का क्लेम भी आपको मिलेगा। अब एडिशनल खर्च मिलेगा, तीन कंडीशंस है, तीनों पॉइंट होगा उतने का आपको क्लेम मिलेगा। पहला कि जितना आपने एडिशनल खर्चा किया, ठीक है, वो एडिशनल खर्चे से कितने का इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हुआ, एडिशनल खर्चे से कितने का इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हुआ। अच्छा एक बार बताओ, एडिशनल खर्चे से इंश्योरेंस कंपनी को फायदा क्या हुआ होगा, सोच के बताइए, जो लिखा उसको मत देखो। ये बताइए कि अगर आप एडिशनल खर्चा करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा क्या हो रहा है। एडिशनल खर्चे से शॉर्ट सेल कम हुई है, मतलब शॉर्ट सेल जो अदरवाइज ज्यादा होनी थी वो कम हो गई है, सेल का नुकसान अवॉइड हो गया। मान लो एडिशनल खर्चा ना करता तो मेरी, और अब 10 लाख की होगी है क्योंकि मैंने एडिशनल खर्चा कर लिया, तो नुकसान, अब सेल का नुकसान हुआ बचा तो इनटू जीपी रेशियो मल्टीप्लाई करके का नुकसान भी बचा लिया, स्टैंडिंग चार्जेस का नुकसान भी बचा लिया। नुकसान इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता अगर ये एडिशनल खर्चे ना किए होते तो इंश्योरेंस कंपनी इसको भी कैलकुलेट करेगी कि इंश्योरेंस कंपनी को कितना फायदा हो रहा है उस एडिशनल खर्चे से। तो वही है, ये देखो, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी रेशियो, इतने का नुकसान बच गया। ये नुकसान क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता, इसलिए नुकसान बच गया। तीसरा है कि जितने आपने खर्चे किए उसको सेम रेशियो में बांटो जिस रेशियो में इंश्योरेंस कवरेज लिया आपने। अगर आपने इंश्योरेंस कवरेज, जैसे इस केस में आपने 100% इंश्योरेंस कवरेज लिया हुआ है, इस केस में आग लगने से 5 लाख का नुकसान होगा तो 5 का इंश्योरेंस कवरेज लिया हुआ आपने, तो जितना भी एडिशनल खर्चा है वो सारे का सारा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन अगर आप इधर देखते हो आपको नुकसान 6 का हो सकता है, कवरेज सिर्फ आपने 5 लाख की ली है, तो यहां आपकी वो एवरेज क्लॉस वाला कंसेप्ट है, आपने पूरी कवरेज ली नहीं है। तो अगर आप एडिशनल खर्चा 1 लाख करते हो तो उसका आप इस रेशियो में आपको क्लेम देगी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि आपने पूरी इंश्योरेंस करवाई नहीं है और ना ही यहां पर आपने पूरी इंश्योरेंस करवाई है। तो अगर यहां पर आप 60,000 का खर्चा करते हो एडिशनल तो आपको 50 का ही क्लेम मिलेगा सेम प्रपोर्शन में। तो तीनों में से जो लोअर आएगा उसके हिसाब से आपको क्लेम दिया जाएगा। तीनों कंडीशन में लोअर निकाल, एक एडिशनल एक्सपेंसेस उठाए जाएंगे कितने की है, दूसरा उस एडिशनल एक्सपेंसेस से इंश्योरेंस को फायदा कितना हो रहा है, एडिशनल खर्चे का वही प्रपोर्शन आपको दिया जाएगा जिस प्रपोर्शन में आपने इंश्योरेंस करवाई है। तो मतलब यहां पर 3 चीजें होगी, देखो तीनों में से लोअर आपको मिलेगा। पहला एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस जितने आपने किए, दूसरा रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड मल्टीप्लाई बाय
जीपी रेशियो। दूसरा, सेकंड पॉइंट का मतलब समझ में आया आपको कि आग लगने की वजह से जितने का फायदा इंश्योरेंस कंपनी को हुआ, अगर अगर एडिशनल खर्चे ना करते तो ये क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ जाता, तो इतना बच गया उनका पैसा। तीसरा, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय जिस रेशियो में आपने इंश्योरेंस कराई, आपको नुकसान टोटल कितना हो सकता था, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है जी, इतने का नुकसान हो सकता था अगर आग लगती है पिछले साल का डाटा, तो अगर पूरे साल होती तो इतने का नुकसान है, लेकिन आपने कवरेज कितने की ली थी, ठीक है ना, तो इसी प्रपोर्शन में आपको मिल जाएगा। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और AAT इंटू जीपी, AAT इंटू जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, दोनों का मतलब सेम ही है। AAT का मतलब पिछले साल का टर्नओवर, हम AAT के बारे में बाद में बात करते हैं। AAT का मतलब टर्नओवर इंटू जीपी रेशियो, ये टोटल कवरेज है आपकी, क्योंकि ये जीपी रेशियो हमने लॉस की रेशियो निकाल रखी है, और ये टोटल लॉस हो गया, और इतने का आपने इंश्योरेंस करवाई है, तो दोनों उस प्रपोर्शन में इसको बांट देंगे, जो लोअर आएगा तीनों में से उसका क्लेम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इन तीनों को जोड़ोगे तो टोटल लॉस पता चलेगा आपको। कौन से तीनों को, एक जीपी रेशियो का जो लॉस आया है वो, और एक ये एडिशनल खर्चा। जीपी रेशियो में दोनों का लॉस कवर हो गया, नेट प्रॉफिट का लॉस भी कवर हुआ, और साथ में एडिशनल एक्सपेंस उसका स्टैंडिंग चार्जेस का लॉस भी कवर हो गया। क्लियर, चलते हैं आगे। ये देखिए, टोटल लॉस कितना हुआ। अब स्टेप नंबर 5 में लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, जो कि हमने स्टेप नंबर 3 में निकाल लिया था, इतना। एडिशनल चार्जेस का लॉस इतना हुआ, दोनों को जोड़ोगे तो इतने का लॉस हो गया। अब अगर आग लगने की वजह से कोई स्टैंडिंग चार्जेस की सेविंग होगी है, हो सकता है कि कुछ स्टैंडिंग चार्जेस खर्च ही ना हुए हो, वो माइनस कर दिया, और ये आपका टोटल लॉस हो गया। नाउ यू गेट टोटल लॉस, पॉलिसी होगी, और हमें इंश्योरेबल वैल्यू का पता करना है। तीन चीजें चाहिए होती है ना क्लेम लेने के लिए, लॉस हमने निकाल लिया, इतने का हुआ है, पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी, इंश्योरेबल वैल्यू हम निकाल लेंगे, और इंश्योरेबल वैल्यू क्या होगी कि अगर सारा साल आग लग जाती, सेल प्रभावित हो जाती, तो टोटल लॉस कितना होता, वो होता AAT लॉस की रेशियो मल्टीप्लाई किया, वो आपकी इंश्योरेबल वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास इंश्योरेबल वैल्यू भी है, आपके पास लॉस भी है, और आपके पास पॉलिसी अमाउंट भी है, तो एवरेज क्लॉज लगा के आप क्लेम कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज बेसिक सी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, दोबारा बता देता हूं कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप आपको देखना पड़ेगा कि लॉस का, सेल का लॉस कितना हुआ, जो सेल अदरवाइज होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, तो लॉस ऑफ सेल निकाल लो पहले, जिसे हम शॉर्ट सेल बोलते हैं। स्टेप में वो रेशियो निकालो जिस रेशियो में सेल के कंपैरिजन लॉस हो रहा है, जीपी रेशियो बोलते हैं उसको। इन रियलिटी वो जीपी रेशियो नहीं है, इन रियलिटी वो जीपी रेशियो नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं वो जीपी रेशियो नहीं है, लेकिन में जीपी रेशियो उसके बराबर हो सकती है, वो लॉस की रेशियो है, वो प्रीवियस ईयर की फिगर्स के ऊपर निकाल लेंगे। तीसरे स्टेप में उस शॉर्ट सेल को उस लॉस की रेशियो से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का लॉस पता चल जाएगा, कितने का नुकसान होगा आग लगने की वजह से। फिर उस आग से बचने के लिए कुछ एडिशनल खर्चे भी किए होंगे, तो उस इंश्योरेंस कंपनी देगी, वो तीनों में से लोअर देगी, एक एक्सपेंडिचर, दूसरा उस खर्चे से इंश्योरेंस कंपनी को कितना फायदा हुआ, तीसरा वो प्रपोर्शन इंश्योरेंस करवाई है, तीनों में से लोअर फिगर ली जाएगी। टोटल लॉस अगले स्टेप में निकाला जाएगा, फिफ्थ स्टेप में। कैसे, आपको इंश्योर्ड स्टैंडिंग
और जीपी का लॉस कितना हुआ है, एडिशनल खर्चों का लॉस कितना हुआ है, माइनस अगर कोई सेविंग हुई है माइनस कर दीजिए, तो आपके पास टोटल लॉस पता लग गया। अब हमें इंश्योरेबल वैल्यू चाहिए, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट भी गिवन होगी, भी चल गया, और हमें इंश्योरेबल वैल्यू चाहिए। और इंश्योरेबल वैल्यू जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि पिछले साल पूरे पीरियड में अगर आग लग जाती तो लॉस कितना होता। तो टी को अगर आप जीपी यानी कि लॉस की रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, इंश्योरेबल वैल्यू आ जाएगी। नाउ यू गेट इंश्योरेबल वैल्यू, को पॉलिसी अमाउंट भी पता है और लॉस भी पता है, तो आप एवरेज क्लॉज अगर लग रहा है तो लगा के, अगर तो ओवर अगर आपकी इंश्योरेबल वैल्यू और सम बराबर है या सम इंश्योर्ड इंश्योरेबल वैल्यू से ज्यादा है, फिर तो एवरेज लॉस नहीं लगेगा, फिर तो जितना लॉस हुआ उतना क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी इंश्योरेबल वैल्यू ज्यादा है और सम इंश्योर्ड कम है, तो आपको एवरेज लॉस लगा के क्लेम ले लेना है। तो दिस इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। आज मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, कल डिटेल में पर फर्दर डिस्कशन कल के लेक्चर में और होगी। जो नोट्स मैंने आपको नहीं पढ़वाए हैं वो पढ़वा दूंगा। एक बेसिक दे दिया कि इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। कल की क्लास में एक बार और इसके ऊपर डिस्कशन करेगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।